गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ रहे बेटा चैप्टर नंबर 6 केंद्र सरकार। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, 7 नंबर का चैप्टर है ये आपका। हर साल बोर्ड में निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से बनता है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनता है। आज इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे सरकार के बारे में, सरकार के अंगों के बारे में, संगठन, उनके कार्य। तो सबसे पहले बेटा अपन सरकार का अर्थ समझते हैं। राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, क्योंकि सरकार क्या है? राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। क्योंकि राज्य की बात अपन करते हैं, लेकिन राज्य को बेटा आप में से किसी ने देखा है? नहीं, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, वो अमूर्त अवधारणा है। और उसको आकार देने का रूप प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? सरकार। सरकार को हम देख सकते हैं। सरकार ही राज्य की सामूहिक इच्छा को अभिव्यक्त करती है, कार्यों को क्रियान्वित करती है। तो आज बेटा अपन सरकार के अंगों के बारे में जानते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो सरकार के 3 अंग हैं, सबसे पहले व्यवस्थापिका, जिसको हम संसद कहते हैं। हालांकि व्यवस्थापिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जापान में इसको डाइट कहा जाता है, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, ईरान में इसे मजलिस कहते हैं, और अपने भारत में क्या कहते हैं? संसद। संसद का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब जो बेटे व्यवस्थापिका है, पहला अंग है, इसके 3 अंग होते हैं। फर्स्ट राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी व्यवस्थापिका के भी अंग होते हैं और कार्यपालिका के भी अंग होते हैं। तो राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा अंग है बेटा अपना कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में अपने यहाँ पर संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। तो औपचारिक संवैधानिक कौन है अपने यहाँ पर? राष्ट्रपति। और वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में। तीसरे अंग की बात करते हैं अपन न्यायपालिका। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का निपटान करने के लिए, नागरिकों के आपसी झगड़ों का निपटारा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान की व्याख्या के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। न्यायपालिका में सर्वोच्च स्तर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि बेटा नई दिल्ली में स्थित है। उससे निचले स्तर पर उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों में। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत में है। अब इसका जो बेटा अपन सरकार के अंग की बात में अपन सरकार का विस्तृत अध्ययन करते हैं क्रम से। तो सबसे पहले अपन व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। इसके जो अंग है लोकसभा और राज्यसभा, इनके संगठन और संसद की शक्तियों का अध्ययन करते हैं। संगठन तो बेटा व्यवस्थापिका के जो 2 अंग है लोकसभा और राज्यसभा, इसके संगठन के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो पहले अपन लोकसभा का संगठन पढ़ रहे हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन, निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। अब इसकी सदस्य संख्या, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 तय की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा अब इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552, और वर्तमान में कितनी है? 545। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। राष्ट्रपति जी 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन अगर उन्हें लगे कि आंग्ल भारतीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो वह 2 सदस्यों को इसमें मनोनीत कर सकते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। फिर इसके बाद में बेटा निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है।
18 वर्ष की आयु का प्रत्येक नागरिक वयस्क माना गया है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। तो लोकसभा का निर्वाचन किस प्रकार होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। तीसरे, सदस्यों की योग्यताएं। पहली, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। चौथी, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। फिर कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बेटा 5 वर्ष होता है। और वैसे अगर माना जाए तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति जी चाहें तो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकते हैं। ऐसा अब तक 9 बार हुआ है जब लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया है, 9 बार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। फिर इसके बाद में अधिवेशन। जो लोकसभा के अधिवेशन है राष्ट्रपति जी द्वारा आहूत किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा समाप्त करने की घोषणा की जाती है। अधिवेशन 3 होते हैं, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र। फिर अपन बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। 2 होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है बेटा, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी के सदस्य अपने में से लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करता है। और जो उपाध्यक्ष है वह विपक्षी पार्टी में से चुना जाता है। अपने यहाँ पर यही परंपरा है। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियां। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। पहला, अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखा जाता है। लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समितियां उनके सभापतियों को वही नियुक्त करता है। अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो बेटा लोकसभा का संगठन या रचना पूछी जाती है तो लोकसभा के संगठन या रचना में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं? लोकसभा की सदस्य संख्या, निर्वाचन, सदस्यों के लिए योग्यताएं, कार्यकाल, अधिवेशन और लोकसभा के पदाधिकारी और साथ ही अध्यक्ष की शक्तियां। अब हम राज्यसभा के संगठन को देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सदस्य संख्या में। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है और वर्तमान में कितनी है? 245। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य, जो कि कला, साहित्य, मनोरंजन या किसी विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। फिर सदस्यों की योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं वही है जो लोकसभा के लिए, वह भारत का नागरिक हो, पर उम्र का अंतर है। लोकसभा के लिए जो आयु 25 वर्ष रखी गई है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, बाकी वही योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होगा, आयु 30 वर्ष होगी, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
और उनके स्थान पर नए सदस्यों को ले लिया जाता है। बेटा अपने राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य चुन करके भेजे जाते हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10। फिर अपन बेटा बात करते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं उनको क्या कहा जाता है? सभापति और उपसभापति। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए तो बेटा ये देखा था कि जो सदन में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उसके सदस्य अपने में से चुनते हैं, लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है बेटा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता। हाँ, उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। तो राज्यसभा के संगठन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? सबसे पहले सदस्य संख्या, दूसरा है सदस्यों की योग्यता है, तीसरा सदस्यों का कार्यकाल और चौथा राज्यसभा के पदाधिकारी। संसद के कार्य। संसद का पहला कार्य विधायी शक्ति है। जैसा कि हम सभी को पता है, जो हमारी व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून निर्माण करना, विधि बनाना। हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची दी गई है शक्तियों की: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का कार्य हमारी संसद करती है। राज्य सूची पर राज्य की जो विधानसभा में कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर जो संघीय संसद है और राज्य की विधानसभा दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में मतभेद की स्थिति होगी तो जो हमारी संसद है उसके द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून बनाने का कार्य संसद करती है। दूसरा कार्य बेटा संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन प्रस्ताव सिर्फ संसद में ही लाया जा सकता है। जो संविधान संशोधन की विधियां हैं उनमें जो 2 विधियां हैं उनमें सिर्फ संसद ही हमारे संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। कि कुछ ही प्रस्ताव ऐसे हैं संविधान में संशोधन के उपबंध ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता होती है। जो तीसरी शक्ति है वो है बेटा वित्तीय शक्तियां। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा बजट, आप सभी ने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय आय व्यय का जो विवरण का ब्यौरा होता है वह संसद में लाया जाता है। संसद के द्वारा स्वीकार करने पर ही उसमें से कुछ खर्च किया जा सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शक्ति है संसद की वह है प्रशासनिक शक्तियां। भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। इसके अनुसार जो हमारी मंत्रिमंडल है वह व्यवहार में लोकसभा तथा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद मंत्रिमंडल या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और वह नियंत्रण किस प्रकार रखा जाता है? प्रश्न पूछ करके, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा और सबसे महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। तो इस तरह हमारी संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट निर्वाचन संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां में प्राप्त है, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ शक्तियां हैं जिसको अपन विभिन्न शक्तियों में लिख सकते हैं। पहला है संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्वाचित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। जो अपने सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, अक्षमता और दुराचरण के आधार पर। और इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति जब संकट काल की घोषणा करते हैं तो 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन हैं उनके सदस्यों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। अगर इसके बाद में से रखना है तो संसद की स्वीकृति
आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारे संसद को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। पहली है विधायी शक्ति, कानून बनाना, दूसरी संविधान में संशोधन की शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्तियां, चौथी प्रशासनिक अर्थात कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, पांचवी निर्वाचन शक्ति और छठी है विविध शक्तियां। तो आज बेटा अपन ने हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, उनमें पहला अंग व्यवस्थापिका, इसकी संरचना अर्थात संगठन समझा और उसके कार्यों को समझा। अब नेक्स्ट डे अपन क्या करेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपके जो अपन ने पढ़ा इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। संसद के कार्य या शक्तियों का वर्णन कीजिए। संसद का संगठन समझाइए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि लोकसभा की संरचना या संगठन समझाइए। या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर मत समझाओ, या फिर राज्यसभा के कार्य और शक्तियां समझाइए। बेटा इस चैप्टर में से आपके 7 नंबर का प्रश्न बनता है, बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो देखना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप वापस पूछ सकते हैं।